हेलो। हाँ अभिषेक, वॉइस आ रही है क्या? अभिषेक चेक करो, वॉइस आ रही है। हेलो। हाँ। अभी मेरे ख्याल से वॉइस। अभी मेरे ख्याल से वॉइस आ रही होगी आप सभी लोगों को। अभिषेक, अगर वॉइस आ रही है तो बताइए कि वॉइस आ रही है कि नहीं। हाँ वॉइस आ रही है। चलिए ठीक है। हेलो। खैर हम लोग अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये हमारा जो हेडफोन था शायद ऑफ रह गया था, वॉइस नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कह चुके हैं कि बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, जो हमने अभी तक लेक्चर लिए हैं। तो इसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मॉडर्न डायनेस्टी का सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। और जिसमें 50 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराएंगे, और उम्मीद करता हूँ और इस लेक्चर में भी आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से पिछले 8 लेक्चर्स में आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और हम लोग इस क्लास को और बेहतर कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगर इतिहास से रिलेटेड आप किसी प्रकार की कोई क्वारी चाहते हैं, या क्लास लेना चाहते हैं, या एडमिशन लेना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल अस। और सामने आपके सामने नंबर दिए गए हैं, एल्बन क्लासेस प्रयागराज, और सामने एक नंबर दिया गया है। आप यहाँ पे हमको कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इस समय जो ऑफर चल रहा है 99 रुपये में, और आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये 5 अक्टूबर था, लेकिन फिलहाल ये अभी चल ही रहा है। डेट डेट कंसर्न नहीं है, डेट को मत देखिएगा। आप लोग 99 रुपये में हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम लोग पूरी इतिहास की जो MCQs है कराएंगे। लगभग प्रत्येक टॉपिक से लगभग 80-80 100 100 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद पूरे संपूर्ण जो इतिहास है उसको रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। और 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा और इस पे अ, हाँ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और आप लोग हमें इस नंबर पे भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की क्वायरी चाहिए। दोस्तों, ये दरअसल एकदम नया बोर्ड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशू नहीं है। इट विल बी रिकवर, जल्दी हो जाएगा, जल्दी कर लेंगे उसको। तो मैंने बताया ना, यूट्यूब पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, समय अब बहुत अधिक बर्बाद ना करते हुए हम लोग इस जो आज की जो क्लास है उस आज की क्लास का हम लोग जो क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। जो घटनाक्रम हुए थे उसके बारे में चर्चा कर की जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक कनिष्क का राज्याभिषेक है। फिर कलिंग युद्ध की बात हो रही है। ठीक। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल की बात हो रही है। फिर अशोक की मृत्यु की बात हो रही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को, जैसा कि हम लोग एक गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। और कनिष्क का राज्याभिषेक जानते हैं कि 78 ईडी के आसपास हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईडी के आसपास हुआ है, मतलब ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। अशोक की मृत्यु उसके बाद हुई है। तो हम लोग अगर इसको मिलाते हैं तो क्या कंपनी वाले। तो हम लोग इसको मिलाते हैं। चलिए दोस्तों, कलिंग युद्ध सबसे पहले हुआ था। ठीक। कलिंग के काफ़ी समय बाद अशोक ने काफ़ी समय तक और शासन किया था। और कलिंग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध सबसे पहले, फिर उसके बाद में अशोक की मृत्यु, फिर उसके बाद में कनिष्क का राज्याभिषेक, और लास्ट में हम लोग आते हैं थर्ड। यानी कि क्या मिलता है हमारे पास, सेकेंड, फोर्थ। सेकेंड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, और थर्ड है। इसका दोस्तों जो जवाब होगा, इसका जवाब, इसका जवाब डी बिल्कुल सही होगा। अभिषेक, अगर वॉइस आ रही है तो बता देना वॉइस क्लियर है कि नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल, अंचल मतलब यहाँ से क्षेत्र से है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। पहला बात हो रही है अफगानिस्तान की, सेकंड है बलूचिस्तान, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है बांग्लादेश, ओ सॉरी बांग्ला। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा इसमें से जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का पार्ट नहीं था या हिस्सा नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। दोस्तों बलूचिस्तान, जैसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मौर्य डायनेस्टी ने लगभग उसकी जो सीमाएं थी हिंदू कुश पर्वतमालाओं तक जाती थी। और बहुत बड़े एरिया में, जो अगर देखा जाए इनफैक्ट अंग्रेज तक भी इनके जैसे इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाए थे जितने बड़े एरिया को चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य डायनेस्टी में कवर किया गया था। इसी में से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। दोस्तों इसका जो जवाब होगा, भीम कुमार, भीम कुमार कह रहे हैं, इसका जवाब सी होगा। बिल्कुल सी सही है। सी जवाब बिल्कुल सही है। भीम कुमार का जो जवाब है वो है सी। ठीक है, सी जवाब बिल्कुल सही है। सी तमिलनाडु और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भी शामिल नहीं था इसमें। ठीक। और लेकिन कर्नाटका में, कर्नाटका क्षेत्र इसके क्षेत्र में शामिल था, क्योंकि बाद में अशोक के कुछ वहाँ पे अभिलेख भी मिले हैं, जिसमें से ब्रह्मगिरी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें इस्ला नाम के एक नगर की स्थापना की वहाँ पे बात की गई है। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की एक नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? रज्जुक, युत, अमात्य और धर्म महापात्र की बात हो रही है। रज्जुक है, अमात्य है, युत है और धर्म महापात्र है। बताइए दोस्तों, क्या इसका जवाब हो सकता है? भीम कुमार। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका जवाब होगा धर्म महापात्र। और ये क्वेश्चन इसलिए, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जब बात हो रही है, इसका ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही होगा। ये इन्होंने लगभग 13वें 14वें वर्ष में, कहीं कहीं इसका जवाब 13वां दिया गया है, कहीं कहीं। भीम कुमार कह रहे हैं इसका जवाब ए होगा। नहीं दोस्त, इसका जवाब ए नहीं होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें कहा गया, जिन्हें कहा जाता था रज्जुक थे, युद्ध थे, अमात्य थे और धर्म महापात्र। इसकी नियुक्ति 13वां या कहीं कहीं 13वें, कहीं कहीं 14वें वर्ष की बात होती है, लेकिन मोस्टली 14वां वर्ष इसको माना जाता है। अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में इन्होंने धर्म महापात्र की नियुक्ति की, जिनका काम था जगह जगह क्षेत्र जगह जगह क्षेत्रों में जाके जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संदेश हैं, और उसके उसको प्रचार प्रसार करना था, लोगों को कन्वेंस करना था, और लोगों को सात्विक जीवन जीने की ओर ले जाना था। भीम कुमार, इसका जवाब ए नहीं होगा। इसका जवाब, मैंने जैसे कि बताया, धर्म महापात्र की बात हो रही है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर के, कृषि के, टकसाल के, नौसेना अध्यक्ष। अर्थ विभाग में सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर के, कृषि के, टकसाल और नौसेना। ठीक है, किसकी बात हुई? सीता अध्यक्ष किसको जैसे सीता, सीता क्या होता है, एक राजकीय भूमि होती थी, जिसपे लगभग शासन का ही जो राजकीय शासन था, जो राजा राजा शासन हुआ करता था, उसके अधीन ये भूमि हुआ करती थी। यानी कि राज्य के अधीन भूमि जो हुआ करती थी उसको सीता बोला जाता था। और जो इसको इसका कह रहे हैं भीम कुमार बी। ठीक है, भी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भीम कुमार बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगर आप लोगों को जो भी देखना है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड जो जो भी लोग हैं उन लोगों को बोलिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेदिका से घिरा वृक्ष, वेदिका से घिरा हुआ जो वृक्ष है, प्रतीक हमको कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पे, और सेकंड क्या कह रहा है, बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मृद भांडों पे, तीसरा कह रहा है मौर्यकालीन हाथ सिक्कों पे, चौथा क्या कह रहा है, वंश काल के गुप्त वंश के ताम्र पत्रों पे। कहाँ कहा गया है? कहाँ डिनोटेड है ये?
वेदिका से घिरा हुआ है। वेदिका जान ही रहे हैं, जिसको हम लोग आजकल की हम लोग रेलिंग कहते हैं इसको। ठीक है। वेदिका से घिरा वृक्ष, बताइए। भीम कुमार जी, इसका जवाब जो होगा मेरे ख्याल से, इसका जवाब मेरे ख्याल से नहीं, इनफैक्ट इसका जवाब बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। जो मौर्यकालीन आहत सिक्के थे उनके ऊपर इसका वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष का प्रतीक हमको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको हमको सुमेलित करना है। सुमेलन में क्या है, एक तरफ आपके बी, फिफ्थ का जवाब दिया है बी। नहीं भीम कुमार जी, इसका जवाब बी नहीं होगा, इसका जवाब सी होगा। ठीक है। ये क्या कह रहा है, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पे वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष का प्रतीक हमको देखने को मिलता है। ठीक है। अगली अगली बात कर रहे हैं। अगली बात क्या कह रहे हैं, एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कुछ कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है। यहाँ और ये सांची का स्तूप है, पुरुषपुर का पैगोडा है। पुरुषपुर का पैगोडा जो कनिष्क शासनकाल का माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख है और सिनकोटा अभिलेख है। अगर आप सामने कनिष्क जो शासकों के नाम दिए गए हैं, कनिष्क है, खारवेल है, अशोक है, मिनांडर है, एंटिकिडास है, बताइए क्या जवाब होगा इसका। चलिए हम लोग इसको पहले मैच कर लेते हैं। सांची स्तूप, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो सांची स्तूप के जो निर्माता हैं वो अशोक को माना जाता है। ठीक है। पुरुषपुर का पैगोडा मैंने अभी बताया कनिष्क के शासनकाल से रिलेटेड है, यानी कि कनिष्क होगा। पुरुषपुर मतलब आज की तारीख में उसको पेशावर नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, कलिंग से। कलिंग के शासक चेदी वंश के शासक कौन थे, खारवेल, उनसे जुड़ा हुआ है। सिनकोटा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, मेनांडर, इंडो ग्रीक शासन थे मेनांडर, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इनका जो इन पे एक किताब भी लिखी गई है, एक ग्रंथ भी है, मिलिंद पानो, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच में वाद संवाद हुआ है, जिसके बाद उनसे प्रभावित होकर मेनांडर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। अब देखते हैं सांची 1 का 3 और बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 2 है और डी का 4 है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या सही होगा, 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अ, भीम कुमार जी, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आप अपने दोस्तों को बोलिए कि थोड़ा सा जुड़ें। और अगर आप जवाब दे रहे हैं, जवाब कुछ आपके बिल्कुल ठीक है जवाब कुछ, और जिस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आप नंबर आगे लिख दिया कीजिए, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। सेवेंथ की बात कर रहे हैं। सेवेंथ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का भाग नहीं है। मतलब मूर्ति शिल्प मौर्य काल का भाग नहीं है। बात हो रही है सारनाथ सिंह शीर्षक की धौली रहित और मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति और रामपुरवा वृषभ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रामपुरवा वृषभ की बात हो रही है। फाइल डिस्चार्ज हो। सेवेंथ का सी। ठीक है, सेवेंथ का सी बिल्कुल सही जवाब है। मथुरा से खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति। आप जैसे सभी लोग जानते हैं, एक भगवान बुद्ध ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनका मानवीकरण करके पहली बार मूर्तियां बनाई गई और उनकी पूजा याचना शुरू की गई थी। आठवां क्या कह रहा है, निम्नलिखित लिपियों पर विचार करिए। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और आरमाइक लिपि। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां किससे जुड़ी हुई हैं, ये ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, आरमाइक लिपि है। ठीक दोस्तों, इसका आठवें का जो जवाब होगा चारों। ठीक है, चारों लिपियां यूज की गई हैं, जिसमें से जो ब्राह्मी लिपि है, जो अशोक के शिलालेख है या स्तंभ लेख है, सबसे अधिक जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। अगर आपके पास ये यूज होता है कि सबसे अधिक लिपि का प्रयोग किसने किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि। इनफैक्ट ये सारों के सारी लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कंधार क्षेत्र का साराकुना अभिलेख है जो द्विभाषी है, जिसमें यूनानी तथा आरमाइक लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा जो एक
लग्नाथ से भी अरामाइक लिपि में लिखा हुआ पाया गया है। चलिए नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में हमारा क्या कह रहा है, गुप्तचरों के प्रकार दिए गए हैं। जो गुप्तचर व्यवस्था थी, जैसा कि आप कहते हैं मौर्यन डायनेस्टी में गुप्तचर व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, तो उसी में बताया गया है कि उनका सुमेलन करना है। हमारे पास सामने गूढ़ पुरुष संस्था संचार रूपा जीवा और उसके सामने है गणिकाएं भ्रमणशील गुप्तचर गुप्तदूत और स्थिर गुप्तचर। 8 का डी, 8 का डी, हाँ 8 का डी भीम कुमार बिल्कुल सही है, 8 का डी। जुड़े रहिए, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, अच्छा कंपीट कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देख गूढ़ पुरुष क्या आ गया है। गूढ़ पुरुष क्या हुआ, कौन से हुआ करते थे, संस्था संचार। संचार कौन से हुआ करते थे, संचार दोस्तों वो हुआ करते थे जो हमेशा भ्रमणशील रहते थे। क्या थे, भ्रमणशील गुप्तचर हुआ करते थे। संस्था क्या थी, एक जगह रह के, यानी कि एक ही स्थान पर रह के, एक स्टेट में रह के या फिर एक ही स्थान पर रह के वो गुप्त सूचनाएं शासक तक पहुंचाते थे। रूपजीवा कौन सी थी, रूपजीवा गणिकाओं को बोला जाता था। जो उस समय वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हुआ करती महिलाएं थी उनको गणिका बोला जाया करता था। इनफैक्ट ये भी गुप्तचरों का काम किया करती थी। इनफैक्ट कई जो गणिकाएं थी वो गुप्तचरों का काम किया करती थी राजसी स्थानों पे जाके। और गूढ़ पुरुष कौन सा हो गया, गुप्त द्वारा, गुप्त दूत। ठीक, तो ए का हमारे पास 3 ऑप्शन है। ए का तीसरा है, और बी का चौथा है। ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी कि ये, और सी का 2 है, और डी का 1 है। इसका ऑप्शन होगा 3, 9 का सी बिल्कुल सही है। भीम कुमार बोल रहे हैं 9 का सी। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। अपने समकालीनों को उपहार देने के विरुद्ध जो राजा के, अपने समकालीन राजाओं को जो उपहार दिए थे उसका सुमेलन करना है। चलिए मिलाते हैं। सेंड्रो कोट्स, जैसे कि सेंड्रो कोट्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसकी जो संज्ञा चंद्रगुप्त मौर्य से की गई थी, विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी। ठीक, तो सेंड्रो कोट्स और सेल्यूकस है, अम्बी है, एंटीयोकस है। एंटीयोकस सीरिया का शासक था। सेल्यूकस आप लोग जानते हैं एक यूनानी शासक था जो जो सीरिया जैसे क्षेत्रों में इन्वॉल्व, जो सीरिया जैसे क्षेत्रों में शासन कर रहा था, सीरिया अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में शासन कर रहा था। आम भी ये भी एक शासक था। ठीक, चलिए तो पहले अब मिलाते हैं। सामने दिए गए हैं जो सेंड्रो कोट्स, और सामने हमारे पास कुछ और सुमेलन दिए गए जिसमें मुद्राकंद चांदी के 8 टैलेंट, एरियाना का बड़ा भाग, मीठी मदिरा और सुखाए गए अंजीर और 500 हाथी। किस शासक को ये चीजें दी थी। अब काम की बात कर लेते हैं। सेल्यूकस और सेंडोकोट्स के बीच में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, 9th का सी, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ये एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से उसको जानते हैं। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उन दोनों के बीच में युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, और उसे हराने के दौरान सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 इलाके दिए थे। वही सेंडोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। यानी कि सेंडोकोट्स का क्या होगा, 4 होगा। सेल्यूकस का क्या होगा, एरियाना का बड़ा भाग जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अंबी का क्या होगा, मुद्राकंत चांदी के 8 टैलेंट्स। एंटीयोकस का क्या होगा, मीठी मदिरा और सुखाए गए अंजीर। 10th का सी, एंटीयोकस प्रथम था वो सीरिया का शासक था। और जो उस समय जो मौर्यन शासक थे बिंदुसार, उन्होंने इनसे 3 चीजें मंगाई थी। उन 3 चीजों में एक या मीठी मदिरा सुखाए गए अंजीर में शामिल थे। तो क्या कह रहे हैं, ए का 4 है। चलो 10th का सी, भीम कुमार कह रहे हैं 10th का सी बिल्कुल सही जवाब है। 11th पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। 14वां प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और भ्राभु शिलालेख, अशोक का नवीन शासन, बारबर गुफा अभिलेख, अशोक की सही सूरता। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको सही से एनालाइज करें तो हम लोग साफ साफ दिख रहा है कि जो भ्राभु शिलालेख अभिलेख है जो जयपुर में है, जयपुर के उसमें वैराट क्षेत्र में पड़ता है, तो वो अशोक के नवीन शासन के बारे में बात नहीं कर रहा है। जो अशोक की नीति थी धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ की बात करता है। ठीक है, उसमें विश्वास की बात कर रहा है। अशोक की बौद्ध धम्म संघ में विश्वास की बात कर रहा है। तो 11th का इसका जब सुमेलित नहीं है, जो 11th का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 12th पे आते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार हैं।
क्या है, मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार हैं। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, लोहे का अत्यधिक प्रयोग दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आहत सिक्कों का बाहुल्य दिया गया है, ठीक है। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों की बात की गई है, एलपीपीडब्ल्यू की बात की गई है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, और वलय कूपों का प्रयोग किया। वलय कूप मतलब एक रिंगदारी कूपों का निर्माण किया गया है। तो उसमें हम लोग चर्चा बात कर रहे हैं, तो इसमें से सही कौन से आपके साथ सामने नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला बिल्कुल सही है, लोहे का अत्यधिक प्रयोग उस समय होने लगा था, जो द्वितीय नगरीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उसी की वजह से महाजनपदों का उदय हुआ। आहत सिक्कों का बाहुल्य था उस समय, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के यूज किए जाते थे, बहुत थे। ये भी सही है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया था, वलय कूपर का प्रयोग किया था। इसका जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल सही होगा इस हिसाब से। भीम कुमार 10th का सी, 11th, 12th। दोस्त अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, भीम कुमार जी अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही है, अभिषेक अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। बताइए, ठीक। बारबर समूह के किस गुफा का अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? बारबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, कर्ण चौपड़ की गुफा गुफा ठीक है, ठीक है, सुदामा गुफा ठीक है, लोमस ऋषि की गुफा ठीक है, विश्व झोपड़ी गुफा, ठीक। बताइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसमें कर्ण चौपड़ की गुफा हो गई, सुदामा की गुफा हो गई, और कौन सी थी, विश्व झोपड़ी की गुफा। ये अशोक के कर्ण चौपड़ की गुफा, सुदामा की गुफा, विश्व झोपड़ी, ठीक है, ये अशोक के शासनकाल में बनी थी, उन्होंने इनका निर्माण किया था। इसके अलावा लोमस ऋषि की गुफा जो थी, उसका निर्माण इनके जो आगे के शासक हुआ करता, आगे के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। वो कौन सी थी? लोमस ऋषि की गुफा, ठीक है। और इसका निर्माण करने वाले शासक कौन थे? दर्शन, उनको दर्शन नाम से जाना जाता है। इसका जो लोमस ऋषि की गुफा थी, इसके अलावा एक और गोफी गुफा थी, एक और गुफा थी, अभी रिसेंटली उसका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये किससे जुड़ी हुई थी लोमस ऋषि की गुफा? ये राजा दशरथ द्वारा, या दर्शन, कहीं कहीं दर्शन उनका नाम मिलता है, कहीं कहीं दशरथ मिल जाता है, उनका उनके द्वारा ये गुफा निर्मित थी। और बाकी की 3 गुफाएं हमारे अशोककालीन है, ठीक। आगे आ जाते हैं 14वें नंबर पे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य की बात करता है या धार्मिक सार का महत्व प्रकट करता है? अ, एक साथ मिलकर काम करने का या एक साथ चलने का? भीम कुमार कह रहे हैं सी, ठीक है। 14 नंबर है भीम, 14 नंबर है भीम कुमार। चलिए, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय की बात करता है? द्वितीय, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, और 10वां शिलालेख। जैसे कि 13वां शिलालेख जो अशोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे रिपीट होता है, और इसी में अटावी जातियों का उल्लेख किया गया है। इसमें उसके जो 5 सीमांत प्रदेश हुआ करते थे, जो इनके शासन के अधीन नहीं थे, विदेशी शासक थे, उनकी बात की गई है, और कलिंग युद्ध की बात की गई है, ठीक है। ये जो 3-4 चीज़ें दी गई हैं, 13 का सी, 13 का सी कह रहे हैं भीम। हाँ, 13 का सी बिल्कुल ठीक है। 14 का दोस्तों, ये धार्मिक सामंजस्य की बात कर रहा है, किसमें की बात कर रहा है? ये 12वां शिलालेख है, ठीक है, किसमें? 12वें शिलालेख में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक ने कहा था कि सभी संप्रदाय के सारत्व की वृद्धि हो? सभी संप्रदाय के सारत्व की वृद्धि हो। 10वां शिलालेख, छठा, 5वां और 12वां। जैसा कि मैंने अभी बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, सारत्व का यहाँ पे मतलब यह है कि सभी सामंजस्य की स्थिति, सारत्व या सामंजस्य की स्थिति हो, सभी धर्म के लोग हैं, एक दूसरे से घृणा ना करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की निरर्थक रूप से बुराई ना करें, और अपने अपने चीज़ों को, अपने अपने चीज़ों को फॉलो करें। जो आजकल हम फंडामेंटल राइट्स में अगर समता का अधिकार देखते हैं 14 से लेकर 18 तक, और जो उसी में 15-16, उसमें हम देखते हैं कि 15-16 जो इसी बात की चर्चा करता है। अगर तो इसमें कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा, 12वां शिलालेख। आगे आ जाते हैं, 16वें की बात करते हैं। 16वां हमारा क्या कहता है? मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? ये एक प्रकार का विभाग था,
ठीक है, उस विभाग का अध्यक्ष जो होता था उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। सिक्कों का निरीक्षक टकसाल का अध्यक्ष होता था, खदानों का अध्यक्ष होता था, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। बताइए, सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष और खदानों का अध्यक्ष और चारागाहों का अध्यक्ष। 14 का ये कह रहे हैं, नहीं 10वां नहीं, 14 का, 14 का सॉरी, 14 का ये बोला है, 14 का दो, और 14 का बी सही है भीम, 14 का बी सही है, ठीक है। और 15 का डी सही है। 16वां क्वेश्चन है, 16वां लक्षणाध्यक्ष की बात हो रही है, सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष और खदानों का। बात कर लेते हैं, जो चारागाहों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? विवादाध्यक्ष, ठीक है। और सिक्कों का निरीक्षक क्या कह रहा था? रूप दर्शक, ठीक। रूप दर्शक, कहीं कहीं इसको इंस्पेक्टर की भी परिभाषा दे दी गई है। और टकसाल का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी। खदानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंकड़ा अध्यक्ष, ठीक। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, टकसाल। क्या? टकसाल का अध्यक्ष। 17 पे आते हैं दोस्तों। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने और समुद्रगुप्त ने। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? हर्ष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 16 का बी। हाँ, 16 का बी भीम बिल्कुल सही है, 16 का बी बिल्कुल सही है। अच्छे जा रहे हो आप, बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। ये बहुत उत्साहवर्धक बात है, आप सभी लोगों, सभी क्वेश्चन का जवाब लगभग ठीक ही दे रहे हो। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? और दोस्तों इसकी चर्चा की गई है कल्लड़ की राज तरंगी ने। कल्लड़ की राज तरंगिणी में, ठीक है। राज तरंगिणी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कश्मीर पे जो कश्मीर का इतिहास उसमें लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास से लेके वर्ल्ड का, वो सॉरी, भारत की स्टार्टिंग से लेके और आखिर तक के इतिहास के बारे में उसमें गणना की है। खासतौर से उसमें कश्मीर का इतिहास है। जो पहला ऑथेंटिक इतिहास, जो पहली ऑथेंटिक बुक किसी भारतीय द्वारा लिखी गई मानी जाती है, कौन सी? कल्हड़ की राजतरंगी, ठीक है, जो प्योर रूप से इतिहास की चर्चा करती है। और इसी में इन्होंने बताया है कि अशोक ने, इसी में इन्होंने बताया है कि अशोक ने श्रीनगर नगर की स्थापना की थी, किस, कहाँ पे? कश्मीर में। रूप दर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल अभी बताया रूप दर्शक मैंने, एक से शायद 16वें 17वें कुछ 16वें में है। पांट इंस्पेक्टर, मुद्रा इंस्पेक्टर, खदान इंस्पेक्टर और वन इंस्पेक्टर। सत्रह का बी, 17 का बी। हाँ, 17 का बी बिल्कुल सही है। 18वें पे आ जाते हैं। 18वां दोस्त है, रूप दर्शक निम्न शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूप दर्शक शब्दावली दोस्तों, आप लोग, मैंने बिल्कुल अभी एग्जैक्टली एक क्वेश्चन पहले ही बताया है, वो मुद्रा इंस्पेक्टर, ठीक है। मुद्रा का जो परीक्षण किया करते थे, मुद्रा का जो परीक्षण किया करते थे, उन लोगों को ऐसे जो अधिकारी हुआ करते थे प्रशासनिक, उनको रूप दर्शक कहा जाता था। 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि मैं दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो देन यू कैन ज्वाइन अस। और अगर एडमिशन लेना चाहते हैं वो 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो अगर आप लोग जितनी जल्दी जुड़ेंगे तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा, और जितने ही आप क्लास अटेंड कर पाएंगे। ये क्लास कंटिन्यूसली चलती रहेंगी और तेज़ी से हम लोग कोर्स जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएंगे। ये क्वेश्चन सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, और आने वाले समय में लगभग बहुत से एग्जाम में इनमें से आधे, बहुत से क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे, ठीक। और आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, उनको सूचियों को मिलाना है। अशोक स्तंभ दिया गया, सांड वाली राजधानी की बात की जा रही है, लोमर्सी ऋषि गुफा की बात की जा रही है, छिद्रयुक्त तारकूप की बात की जा रही है। सामने है बराबर पहाड़ी, रोपड़, लौलिया लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा। 18 का बी, 18 का बी। हाँ, 18 का बी बिल्कुल सही है। आते हैं अब हम लोग इसको सुमेलन स्टार्ट करते हैं। अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक स्तंभ क्या है?
लौरिया, नंदनगढ़। ठीक है, सांड वाली राजधानी रामपुरवा। हालांकि रामपुरवा भी एक तरीके से अशोक स्तंभ भी है, लेकिन यहाँ पे सांड वाली राजधानी की बात हो रही है, तो रामपुरवा के ऊपर सांड की आकृति बनी हुई है, तो इसको हम लोग इस तरीके से जुड़ाएंगे। रोमस ऋषि की गुफा कहाँ है? बारबरा पहाड़ी पे किसने बनाई थी? दशरथ ने। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अशोक के अलावा दशरथ ने भी देवनाय प्रिय दर्शी या देवनाय कविता कह रही है, इसका ऑप्शन सी हो। कविता जी, अगर इसका जो क्वेश्चन आप दे रही हैं उसका नाम लिख दिया कीजिए, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा 10-20 सेकंड का समय लेती है रिस्पॉन्ड करने में इंटरनेट पे। तो और छिद्र युक्त तारकूप, यानी कि छिद्र युक्त तारकूप जो कहाँ से पाए गए हैं? रोपड़ पे ही सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा दिया गया है। 90 का 19वें नंबर का बताइए कविता जी। मैं आपसे थोड़ी छोटी सी हाँ, 19 का सी। अशोक स्तंभ ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 4 है। सी कह रही हैं कविता, बिल्कुल ठीक है, 19 का सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 पे, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्योंकि यह अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्योंकि यह राज्य की भाषा थी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी तथा गौतम बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, उस समय की एकमात्र ज्ञात भाषा थी। ठीक, बताइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक के जो शिलालेख या अभिलेख जो इतने पाए गए हैं, स्तंभ लेख, वो लगभग उसमें 4 लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मी लिपि का, भीम का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, अरमाइक लिपि का, यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कब तक कह रही हैं? बी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। ये कविता जी का आंसर है 20 का बी, बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ भीम कुमार भी बिल्कुल सही ही जवाब देंगे, क्योंकि प्राकृत भाषा वहाँ पे अधिकांश लोगों द्वारा बीज बोली जाती थी, यानी कि सामान्य जनों की भाषा थी, तो उसको बहुत इसलिए बौद्ध या जैन धर्म के लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाए। और इसी का एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जब 15वीं शताब्दी में रामचरितमानस जो लिखी गई थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। अवधी भाषा में लिखने का कारण यही था कि लोग अवधी भाषा में इस किताब को अधिक से अधिक पढ़ पाए, यानी अधिक से अधिक लोग की पहुंच वहां तक हो पाए। अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है, भारतीयों में जोते जाने वाले पड़ोस में लड़ाई लड़ते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से उद्गिर्ण नहीं होते थे और उत्पीड़क नहीं होते थे। यह वक्तव्य किसका है? हुएनसांग का है, हेरोडोट्स का है, मेगास्थनीज का है, फाहियान का है? इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जब युद्ध हुआ करते थे, तो जो भारतीय शासक थे, जो युद्ध हुआ करते थे, तो भारतीय शासक थे इस प्रकार की नीति नहीं अपनाते थे कि उस समय जो एग्रीकल्चर लैंड थी या उसमें कोई फसल खड़ी होती थी, ये लोग फसल को नष्ट नहीं करते थे। 21 का सी, कविता कह रही है 21 का सी। 21 का सी बिल्कुल सही है। ये मैगस्थनीज के दिए हुए वाक्य हैं। भीम कुमार कह रहे हैं सी बिल्कुल सही जवाब है। 22 पे आइए। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है? निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है? सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। अशोक का नेट्टूर अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख और खारवेल का गुम्फा अभिलेख। बताइए कहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख हम लोग पाते हैं? अशोक का नेट्टूर अभिलेख और चंद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। दोस्तों उसका जवाब आप लोग जैसे जानते हैं कि अशोक का नेट्टूर अभिलेख में हम लोगों को इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें से मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उद्गोलम और कंगनहली में कंगनहल्ली में एक अशोक की प्रतिमा भी मिली है, जिसके ऊपर उनका नाम भी दिया गया है। 22 का डी कह रही हैं, 22 का डी कह रही हैं, 3 और 4। अरे कविता जी, इसमें से चुनना है किसमें अशोक का नाम मिलता है, डी और 4। 3 नहीं, अशोक मैंने बताया कि अशोक का नाम किसमें, अशोक के जो अपना उसका पर्सनल नाम मिलता है वो नट्टूर में मिलता है, उद्गोलम में मिलता है, मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, कन्नकहल्ली में भी मिलता है। ठीक है, ये इन क्षेत्रों में अशोक के नाम का भीम कह रहे हैं। 22 का ए, 1 और 2 नहीं, आप दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख में अशोक का उल्लेख नहीं है। ठीक, खारवेल के गुम्फा अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख नहीं है। खारवेल के गुम्फा अभिलेख में महापद्म नंद का उल्लेख मिलता है, जो नंदवंश के प्रथम शासक थे। तो किसका कौन कौन से रह जाते हैं? तो फिर रुद्र दमन का
जूनागढ़ अभिलेख इसमें मिलता है, इसमें इसलिए भी मिलता है कि, ओके सर, इसमें इसलिए भी मिलता है क्योंकि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख ये कहता है कि इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात की गई है, जिसमें अशोक का जिक्र किया गया है, यानी कि ए और सी होंगे, यानी कि 1 और 3 होंगे। इसका आंसर होगा बी। बिल्कुल एकदम। हाँ, वैसे आप लोगों का बहुत कविता जी, फिर से आप लोगों का जो आप हमसे जुड़ी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप मुझे लगता है फिर कुछ लेक्चरों बाद ही हमसे जुड़ी हुई हैं। चलिए, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के जनित, हिंसा के कारण उसके अंतर मन की जो व्यथा प्रकट होती है, कौन से अभिलेख में बात हो रही है? यहाँ पे देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज मत क्रिएट कीजिएगा। पहला है धौली और जौगढ़, शहबाजगढ़ी और सोपरा, मास्की और भ्राबू शिलालेख, मानसेहरा और गिरनार अभिलेख। चलिए बताइए कविता जी और भीम कुमार जी। कविता जी, अगर आपके साथ कोई और प्रिपरेशन कर रहा है, अगर कोई आपके साथ और प्रिपरेशन में है, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज़ आप क्लास को रिकमेंड कीजिए। कविता करिए 23 का बी और भीम कुमार करें 23 का ए। भीम कुमार, कविता जी, इसका जवाब बी नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और भीम कुमार कहना इसका जवाब है, भीम का बिल्कुल जवाब सही है, धौली और जौगढ़। ठीक है। धौली और जौगढ़ की जो उल्लेख है वो कलिंग क्षेत्र से उल्लेख है। कलिंग क्षेत्र कहाँ पड़ता था? उड़ीसा में पड़ता था। तो धौली और जौगढ़ का जो सामंजस्य बिठाया जाता है वो कलिंग क्षेत्र से बिठाया जाता है, अथवा उड़ीसा से, जिसमें जौगढ़ को हम लोग समापा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको समापा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जौगढ़ की जो तुलना है, या जौगढ़ का जो सामंजस्य है किसके साथ बिठाया गया है, वो किसके साथ बिठाया गया है? समापा से। और धौली का किसके साथ बिठाया गया है? कलिंग क्षेत्र से। हालांकि दोनों ही उड़ीसा के हिस्से हैं, आज की तारीख में कलिंग का हिस्सा रहे हैं, लेकिन स्पेशली जौगढ़ को समापा बोला जाता था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बताया भी था मैंने अभी कुछ देर पहले ही। 90 में 11वें में 13वें में और 12वें में। तो दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में, यानी कि 13वें शिलालेख में का उल्लेख मिलता है, और कौन से वर्ष में? 8वें, 8वें वर्ष। कहीं कहीं 9वां भी दिया गया है, लेकिन 8वां लगभग सर्वमान्य है। आ जाते हैं 25th क्वेश्चन पे। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट की जाती है? दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 26। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? इसको भी मैंने अभी अभी बिल्कुल बताया था। कविता कह रही है 24 का सी। हाँ, 24 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अ, चलिए, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा से जुड़े हुए हैं? प्राकृत भाषा से, पाली भाषा से, खरोष्ठी भाषा से, संस्कृत भाषा से। अ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया है कि उसके अभिलेख 4 भाषाओं में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी लिपि में, जिसमें सबसे अधिक ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया। संभवतः स्तंभ लेख हैं वो सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में ही। कविता कह रही है ए बिल्कुल सही है, 26 का ए बिल्कुल सही है। और भाषा कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। 27 पे आते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? उज्जैनी में, पुष्कलावती और तक्षशिला में और राजगृह में। 26 का सी। नहीं नहीं, खरोष्ठी भीम खरोष्ठी लिपि है, लिपि थी, भाषा नहीं। भाषा की बात हो रही है, ठीक, लिपि की बात नहीं हो रही है, लिपि की बात नहीं हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। तो कंफ्यूजन में गलत हो गया। चलो, बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला और राजगृह। तो दोस्तों, इसका जवाब कहाँ, क्या सही होगा? तक्षशिला। कहाँ पे उल्लेख मिलता है? दिव्य वदान में, यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्य वदान, वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। और अशोक को इसको दबाने के, जो विद्रोह हुआ था अशोक को इसको दबाने के लिए, 27 का है भीम कुमार, 27 का ए। नहीं दोस्त, 27 का ए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है। 27 का कविता कह रही है सी, बिल्कुल सही जवाब है। और अशोक को इसको दबाने के लिए भेजा था, और इसको 2 बार इसका इसमें विद्रोह हुआ था। और दूसरी बार शायद अशोक के शासन काल में हुआ था, जहाँ पर उन्होंने कुलाण को इस पे इसको
दबाने के लिए भेजा था। और अशोक जब इसको दबाने के लिए गए थे तो वो कहाँ थे? उज्जैनी के राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ पे अपॉइंटेड थे? उज्जैनी में। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? बताइए। शिलालेख सेकंड है, शिलालेख 13 है, स्तंभलेख 7वां है और लघु शिलालेख। ट्वेंटी एट। कविता जी 28, भीम कुमार 28। 28 का कहना है भीम कुमार है। शिलालेख सेकंड। और मुझे लगता है कविता जी का भी जवाब यही होगा। शिलालेख सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। शिलालेख सेकंड में 28 का नहीं पता सर। नहीं कविता जी 28 का शिलालेख सेकंड सही है, जिसमें केरल पुत्र पांड्य और सतीपुत्रों की वहाँ पे चर्चा की है। और ये क्षेत्र भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। और लगभग प्रदीप आयुष कह रहे हैं 28 का बी। चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीपुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया। शिलालेख सेकंड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खैर, अच्छा शिलालेख 13 में भी इनका जिक्र किया गया है। शिलालेख 13 में भी इनका जिक्र किया गया है, लेकिन स्पेशली शिलालेख स्पेशली जो जिक्र किया गया है वो सेकंड में ही किया गया है। शिलालेख 13 में भी इसका उल्लेख करता है, लेकिन 13 में क्या विदेशी शक्तियों का स्पेशली उल्लेख करता है। कहाँ पर? चंद्रगुप्त सभा, चंद्रगुप्त मौर्य परिषद का, यानी कि परिसा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इसको यहाँ पे परिसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? मंत्रिपरिषद के लिए। कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, महाभाष्य में, परिशिष्ट पर्वन में। चंद्रगुप्त सभा की बात हो रही है। प्रदीप आयुष जी, आपका स्वागत है फिर से दोबारा से आने के लिए। दोबारा से क्या कहूँ, 9th लेक्चर चला है, 9वीं बार आने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद भी आपका देता हूँ कि आप फिर से हमसे जुड़े। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और महाभ्यास और परिशिष्ट पद। जहाँ चंद्रगुप्त, प्रदीप आयुष कह रहे हैं ए। हाँ बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र की बात हो रही है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। कविता कह रही है ए बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कविता जी का जवाब भी बिल्कुल सही है। चलिए इस पे आते हैं 30वें नंबर पे। उनमें से किन राज्य की अन्नागरों का उल्लेख किया गया है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष की विपत्ति से निपटने के लिए किया गया? दुर्भिक्ष का मतलब अकाल से निपटने के लिए किया गया था। रामपुरवा एवं लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख, ठीक है। और किसकी बात हो रही है? गिरनार और जौगढ़ शिलालेख। और मास्की एवं बेराट लघु शिलालेख, सहगोरा एवं महास्थान फलक शिलालेख। बताइए 30 का। जैसे कि उस समय हम लोग जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का दुर्भिक्ष पड़ा था। और जिसके बाद वो अपने जैन आचार्य जो अपने गुरु थे उनके साथ जैन धर्म उन्होंने ग्रहण कर रखा था, उनके साथ वो उसको हैंडल नहीं कर पाया, तो उनके साथ वो कर्नाटका चले गए। कर्नाटका में श्रवण बेलगोला के स्थान पर उन्होंने जाके तपस्या तपस्या की थी। कविता कह रही है 30 का डी। भीम कुमार कविता कह रही है डी, कह रहे हैं डी। हाँ बिल्कुल सही है, 30 का डी सही है। अच्छा ये बताइए कौन कौन से स्थान पे है? सैगोरा कहाँ पे और महास्थान गढ़ कहाँ पे है? 31वें पे आ जाते हैं। सूचियाँ हैं चंद्रगुप्त के विषय के, जो सूचियाँ दी गई हैं यूनानी सूत्र, जैन सूत्र, बौद्ध सूत्र, ब्राह्मण सूत्रों में जो चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में चर्चा की गई है। इन चारों सूत्र दिए गए हैं, चारों सूत्रों के सामने चीजें दी गई हैं। दोस्तों वह साधारण कुल में पैदा हुआ था, वह एक क्षत्रिय प्रमुख का पुत्र था, वह शूद्र था, वह ग्राम के एक मुखिया की दुहिता का पुत्र था, वह जैन था। मिलाते हैं दोस्तों। बौद्ध सूत्र उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। बौद्ध सूत्र उसे क्षत्रिय मानते हैं। ब्राह्मण सूत्र क्या कहते हैं? जैसे मुद्रा राक्षस विशाख। हाँ बिल्कुल सही है। और महास्थान, प्रदीप महास्थान बताइए। और ब्राह्मण सूत्र क्या कहते हैं? ब्राह्मण सूत्र शूद्र कहते हैं, जैसे विशाख तख्त की मुद्रा राक्षस उसको शूद्र बताती है। और यूनानी सूत्र क्या कहते हैं? वह ग्राम। और जैन सूत्र क्या कहते हैं? वह एक साधारण कुल में पैदा हुआ था, मतलब एक साधारण कुल में पैदा हुआ था, वो उसे ना तो
क्षत्रिय बताता है, ना ब्राह्मण बताता है, ना कुछ और बताया, मतलब साधारण कुल से संज्ञा दे दी जाती है। यूनानी सूत्र क्या कहते हैं? वह एक ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र था। मिलाते हैं, ए का 4, ए का 4, बी का 5, बौद्ध सूत्र, सी का 2, सी का 3, सी का 2, सी का 3 का 4 जो है यार, मैं ही गलत देख रहा था। सॉरी दोस्तों, लग रहा है बहुत ये डेस्क बहुत करीब है तो मुझे सही से दिखा नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, मिलाया बिल्कुल ठीक था। प्रदीप कह रहे हैं सी, 31 का सी बिल्कुल ठीक है। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में मिलता है? कारुवाकी है, और तिस्य रक्षिता है, महादेवी है, कुमार देवी है। प्रदीप आयुष कह रहे हैं रॉन्ग ऑप्शन। किसका है रॉन्ग ऑप्शन? 31 का? 31 का सही तो है। बौद्ध सी, बौद्ध सूत्र उसे क्षत्रिय प्रमुख की बेटी बताते हैं, ब्राह्मण सूत्र उसे शूद्र कहते हैं, और यूनानी सूत्र क्या मतलब एकाचार वह ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र था, और जैन सूत्र वह एक साधारण कुल में पैदा हुआ था। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और 32 का है, 32 का जवाब दे रहे हैं कविता जी, कह रही है भीम कुमार कह रहे हैं 32 का ये बिल्कुल सही है, करुवाकी। और इसी में एक और इनके पुत्र है जो है, कौन से पुत्र का नाम किया गया, जिक्र किया गया? तीवर। ठीक। कहाँ पे है और जो ये अभिलेख है कौशाम्बी में है, और रानी के अभिलेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लघु स्तंभ लेख है। 33 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? अशोक के समकालीन नहीं था। एंटीओकस, टॉलमी, मगस और डेरियस सेकंड, बताइए। दोस्तों इसका जवाब होगा डेरियस सेकंड। ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का था? ये कहाँ के थे? मिस्र के थे जनाब। ठीक है, ये कहाँ के थे जनाब? मिस्र के थे। ये कहाँ के थे? सीरिया। ठीक। ये कहाँ के थे? टॉलमी। भीम कह रहे हैं 33 का डी। हाँ, 33 का डी बिल्कुल सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंटीयोकस को क्या बोला जाता है? एंटीओक भी बोला जाता है, और टॉलमी फिलाडेल्फस को तुरमै भी बोला जाता है। इसके अलावा मगध भी एक शासक हुआ करते थे, जिनको हम लोग बोलते हैं साइरिस, साइरिन का शासक। और एक और हुआ करते थे अलिक सुंदर। ठीक है, हालांकि इसके बारे में बहुत अधिक डिसाइडेड नहीं है अलेक्स सुंदर कहाँ के शासक थे, लेकिन जो कई कई बुक्स में इसको अलेक्जेंडर स्पाइरस या स्पाइरस से इसको संबंधित बताया गया। बहुत अधिक क्लियर नहीं है, यह भी बता दूं आपको। कविता कह रही है इसका डी बिल्कुल सही है, 33 का डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 34वें नंबर पे। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? चलिए इसका जवाब ये सही होगा, रिपीट है। 35 पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया? तीर्थ का मतलब यहाँ से प्रशासनिक विभाग है, उस समय विभागों को तीर्थ की संज्ञा दी जाती थी। 35, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ थे? दोस्तों 16, 6, 18, 15। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें कितने तीर्थ थे? 18। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 34 का ए। 34 का ए बिल्कुल ठीक है। 35, 35 का कितने तीर्थ थे? 18। कविता कह रही है सी बिल्कुल, कविता जी बिल्कुल सही जवाब है, 35 का 18 सी। मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ सी, 18। 36, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? मुद्रा जालसाज। और मुद्रा जालसाजों को यहाँ तक की स्थिति थी कि मुद्रा जालसाजों को मृत्युदंड तक का भी विधान था। किसका? मृत्युदंड का भी विधान था कि आप करेंसी को डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के कानून के मुकाबले उस समय का कानून बहुत सख्त हुआ करता था, और आज के कानून में तो आपको पता ही है क्या स्थिति हो रखी है जालसाजी का। चलिए बात करते हैं 36 की। तो कौटिल्य, मनुस्मृति, पढ़नी और पतंजलि किसने कहा है? कविता कह रही है सी। 36 का सी सही नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए अगला।
36 का बी। कविता कह रही 36 का बी। नहीं कविता जी, 36 का बी बिल्कुल सही नहीं है। और 35 का आपने बताया था सी, हाँ सी बिल्कुल सही है। 36 का भीम कुमार का ना 30 ए। कविता कह रही है बी। नहीं नहीं, ए सही है, कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इसका जिक्र किया है। आ जाते हैं 37 पे। यार ये क्या कर रहा है? किस उपनिषद में यज्ञवालक को मैत्री का दार्शनिक संवाद हमको मिलता है? दोस्तों ये लोग ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बृहदारण्य उपनिषद में दार्शनिक संवाद मिलता है। इस पे ज़्यादा नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल देता है यार वो। मौर्यों के समय में समाहर्ता का क्या कार्य था? मौर्यों के समय में समाहर्ता का क्या कार्य था? सामने ऑप्शन आपके पास है। एक सैनिक अधिकारी था। सेकंड ऑप्शन है वह कोष विभाग का एक अधिकारी था। वह एक न्यायिक अधिकारी था। वह राजस्व संग्रह करता था। बताइए, चार ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बार बार आपसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर आप लोगों को जो कंटेंट पसंद आ रहा है, कविता जी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, भीम कुमार, प्रदीप और जो दूसरे और व्यक्ति भी हैं जो शायद मुझे देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो रीच है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और कविता कह रही है इसका ऑप्शन डी सही है, वह राजस्व संग्रह करता था। 38 का डी बिल्कुल सही है। भीम कुमार का भी जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग रेगुलर आइए। अच्छा, बीच बीच में कविता जी आप गायब हो जाती हैं। कभी कभी प्रदीप जी नहीं आते हैं। और एक आज नहीं जुड़े हैं अखिलेश, वो रेगुलर जब से मैं ले रहा हूँ तब से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर आएंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोग इसका बेनिफिट ज़रूर उठा पाएंगे। क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल के नहीं है तो कम से कम बहुत देखिए, क्वेश्चन बनाने को इतिहास अनंत है। ओके सर, इतिहास अनंत है। क्वेश्चन बनाने को ऐसा बनाने को चाहो तो किताबों से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका कोई संभव नहीं है। आप ना आप कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर शायद मैं भी उसको 2-4 महीने बाद करने बैठूंगा तो मैं भी गलती कर बैठूंगा। कोई भी गलती कर बैठेगा। इतिहास का मतलब ये नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा के आप रख दो। ठीक। टाइमिंग कविता जी यही रहेगी, 8 बजे से। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट लेट हो सकता है लेकिन टाइमिंग यही रहेगी 8 बजे से। लेकिन मैं थोड़े से अब क्या करूँगा, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा फिलहाल लेवल देखो। टीजीटी, एलटी, पीजीटी, जीआईसी में लेवल यही आता है जिस लेवल के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। अब अनाप शनाप क्वेश्चन बना दूँ, ठीक, अनाप शनाप क्वेश्चन बना दूँ, ना आप कर पाएंगे और ना वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है उन क्वेश्चनों को बनाऊँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ऐसा करूँगा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बहुत अधिक रिलेट होते हैं, उन क्वेश्चनों को जल्दी ही फिर से जब दूसरी इसकी सीरीज शुरू करूँगा तो उन क्वेश्चनों को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करूँगा ताकि आपको लगे कि यार कुछ नए क्वेश्चन है, भले ही उनका मतलब आने से हो या ना आने से हो। क्योंकि आजकल नया आदमी ज़्यादा ढूंढता है ना। पोतवाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था धार्मिक क्रियाकलापों का, तौल मान का, नौकाओं का और शिशु कल्याण का। बताइए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कुछ समय पहले ही पेपर हुआ था। और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रदीप जी ने दिया था। वो बता रहे हैं कि सर पेपर बड़ा एंशियंट हिस्ट्री से बड़ा ऊट पटांग पेपर पूछा गया था, इसलिए उसकी मेरिट भी बहुत लो गई है। कोतवाध्यक्ष 39 का। भीम कुमार कह रहे हैं लेवल थोड़ा हाई कीजिए, मतलब हाई कितना हाई करना है? चलिए लेवल हाई कर दूंगा। और लेवल हाई कर दूंगा कि आप करें तो कहें कि हाँ यार नहीं आता है। ठीक। इस तरीके का लेवल ठीक रहेगा कि अगर आप करो तो 10-5 किताबें पलटनी पड़े यार, कहाँ से क्या उठा के दे दिया, क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चन का। हम लोग करते हैं ना कि बहुत से आपने देखे होंगे। देखिए मैं क्वेश्चन जो किताबें हैं या फिर जो पुराने पेपर है वहीं से लेता हूँ क्योंकि वहाँ से लेवल चेक होता है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। कविता जी पिछले लेक्चर में शायद आप आए नहीं थे, इसमें काफ़ी कथन वाले क्वेश्चन थे। काफ़ी कथन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ डाल देता हूँ कथन वाले क्वेश्चन, जहाँ जहाँ आवश्यक समझता हूँ।
लेकिन जी सर, अब लेवल तो मैं वही लेके चल रहा हूँ जो लेवल पूछा जाता है। आप जब देखेंगे जो लेवल पूछा जाता है वही लेवल लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि थोड़ा लेवल थोड़ा और बढ़ाइए, अभी कुछ समय तक ऐसे रह रही है तो। क्योंकि जब आप लेवल की बात आएगी ना, तब जैसे कि मिडवल हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। वहाँ वहाँ पे क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सके। एंशेंट में क्या है ना, क्वेश्चन बना भी देंगे अभी। जैसे कि बताया कि जो डिग्री कॉलेज में हुआ था, अगर आप उसमें वेद पुराण और फलाना इस तरीके की चीज़ों को पूछा गया था, बहुत अंदर अंदर कोरिलेट करके पूछा गया था, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है यार। वो तो अगर वहाँ से कोई उठा के पूछ देगा तो कैसे, अगर मैं ही उठा के पूछ दूंगा या मुझसे कोई पूछ देगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। डेफिनेटली मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े ना, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे। बताइए 39 का 39 का बी, सॉल का। देखिए कह रहा है क्वेश्चन का लेवल मैं और बढ़ा दूंगा, ठीक। अभी थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट करूँगा, या पूरा कंबाइंड जब लूँगा, तो उसमें क्वेश्चन कम होंगे तो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल उसमें बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं। आपको आपको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन का कि यार ये मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैन्य कार्य। देखिए मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये दोस्तों देखिए बहुत अधिक टफ क्वेश्चन बना देने से ऐसा नहीं है कि जो और लोग ले रहे हैं कि बहुत अधिक टफ क्वेश्चन बना दे रहे हैं जिससे बच्चे कर भी नहीं पा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ही रेयर टू रेयर पूछे जाते हैं, कि मतलब जैसे अगर पीजीटी में 125 क्वेश्चन है तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, इनफैक्ट किसी को नहीं पता होंगे। 40 का ए 40 का ए, भीम कर रहे हैं 40 का सी। अब देखिए मैं आप बताऊं, इसके इसके दोनों जवाब सही हैं, ठीक, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आपको दोनों में से चुनना पड़ जाए, कविता जी और भीम कुमार, अगर आपको दोनों में से चुनना पड़ जाए तो प्लीज़ आप राजस्व ही चुनिएगा। क्यों? क्योंकि रज्जु को पहले राजस्व कार्य ही दिए गए थे, रज्जुकों को पहले राजस्व कार्य ही दिए गए थे। उसके बाद उससे उनको न्यायिक कार्य भी प्रदान कर दिए गए थे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके दोनों आए, राजस्व कार्य और न्याय कार्य, और नीचे लिखा हो दोनों, तो आप उस पर टिक करिएगा। अगर इनमें से चुनना पड़ जाए तो राजस्व कार्य ही चुनिएगा। क्या चुनिएगा? ए, ठीक। दोनों चीजें बता देंगे आपको, आपके सामने दोनों चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 40 क्या हो रहा है यार? ये क्वेश्चन कहाँ गए? 42। चलिए 42 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ए और बी। कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? जैसे कि मैंने बताया, सामने केवल मास्की एवं गुर्जरा से मिलता है, धौली और रूपनाथ से मिलता है, नेट्टूर उद्गोलम मास्की एवं गुर्जरा से मिलता है, कंधार बैराट एरागुडी एवं मास्की से मिलता है। बताइए 43 का। मैं बार बार, आप जो लोग कह रहे हैं लेवल उठाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप हम पूरे उसमें लेंगे, पूरा जब इतिहास का एक पेपर ही सेट करेंगे। 43 का सी, 43 का सी। चूंकि मैं यही बता दूं कि आप सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सभी 43 का सी सही है, बिल्कुल जवाब। तो मुझे लगता है आप सभी को इतिहास का बहुत मतलब अच्छे लेवल पे आप लोगों की प्रिपरेशन है। लेकिन आप लोगों की इच्छा है, कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन भी डाल दीजिए तो मैं कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन भी डाल दिया करूंगा अब। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं तथा इनके समकालीन प्रांतपतियों को सुमेलित कीजिए। पुष्यगुप्त वैश्य, तुफास, कर्णदत्त और सुविशाख। बताइए समकालीन प्रांतपतियों की। यहाँ से कर लेते हैं, जो ये किससे संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और तुफास किससे संबंधित थे? अशोक से।
ठीक। प्रणदत्त किससे संबंधित थे? स्कंदगुप्त। और सुविशाख किससे संबंधित थे? रुद्रदमन। रुद्र दमन। ठीक। तो मेले नाव से बिल्कुल ठीक है। ए का, यार इसने क्या किया है? तो मिला लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2। हाँ का ऑप्शन कहाँ डाल दिया दोस्तों? इसका जो बिल्कुल होगा, चारों नहीं होंगे, एक, ठीक है, फिर दो, और फिर चार, और तीन। ठीक, 1 2 4 3। 40 भीम कह रहे हैं, 44 का डी। 1 2 3 4। पर्णदत्त, जैसे मैं देख के कंफ्यूज हो गया ना आप लोग। पर्णदत्त आपने ये नहीं कहा यार, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, पर्णदत्त किससे संबंधित थे? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये 1 2 3 4 कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन इसके नीचे जो ऑप्शन है वो इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन पूरा है लेकिन। चलिए, फिर मैं बता दिया इसका 1 2 4 3। ठीक है, पर्णदत्त स्कंदगुप्त के समय हुए थे, सुविशाख रुद्रदमन के समय में हुए थे। 45 का, अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है। सिंह अश्व हाथी बैल, सिंह अश्व हाथी बैल, सिंह अश्व गैंडा बैल, और अश्व गैंडा हाथी तथा बैल, सिंह अश्व गैंडा तथा हाथी। बताइए 45 का। 45 दोस्तों, सिंह अश्व हाथी बैल, ठीक है। बताइए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाथी उनके गर्भावस्था से ताल्लुक रखता है, अश्व उनके गृहत्याग से ताल्लुक रखता है, सिंह उसके सार्वभौमिक सत्ता सत्ता से ताल्लुक रखता है, और बैल क्या उससे ताल्लुक रखता है? अ, उनके जन्म से ताल्लुक रखता है। क्या कविता कह रही है? बी, 45 का ए। नहीं कविता जी, 45 का बी नहीं है, 45 का ए है। भीम कुमार कह रहे हैं 45 का ए बिल्कुल सही जवाब है। वेदों, यार वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। 45 46, क्या यार कहाँ से क्या जोड़ देता है? युद्ध को, चलिए हम लोग इसको इसको बहुत जल्दी से कर लेते हैं, इसमें बहुत कुछ जोड़ने को नहीं। 47 का गविष्ठी बोला जाता है। हम लोग इसको बाहर पीछे कवर कर चुके हैं। 48 का अघन्या बोला गया है, पशु को अघन्या बोला गया है, किसको? गाय को। 49 का ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शादी प्रथा प्रचलित थी सिवाय इसके, बाल विवाह के। 50वें नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित ऋग्वेद को किस नाम से पुकारा गया है? इंद्र को पुरंदर के नाम से। लास्ट के 4 5 क्वेश्चन जो थे, मुझे नहीं लगता वो बार बार कुछ ना कुछ गलती करता रहता है, उसको काफ़ी समझाना पड़ेगा लग रहा है। पता नहीं क्या करता है कि बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। चलो खैर, कोई बड़ा इशू नहीं है। और देखिए, जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा है कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, थोड़ा से कम अ, वैसे क्वेश्चन दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अब जो आगे के जो लेक्चर होंगे, वो तो मैं लगभग आपको ऐसे ही क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो मैंने बताया कि बहुत बार आए हुए हैं, जिनके आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि नए डाले जाएं, जो हमको या पता ना हो, जिनको करने में थोड़ा सा आनंद आए। ठीक। आगे के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए, करने में मज़ा आए, और दिक्कत पेश ना आए। ठीक। और आपको लगे कि यार ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, या हमको कहीं आता नहीं है ये चीज़ें। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए, लेवल बहुत अधिक हार्ड कर देने से आपके दिमाग की तो एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन आप तो ना, बहुत से जो नए बच्चे होते हैं, जो अभी प्रिपरेशन में नए नए आए हैं, उनके लिए बहुत समस्या पैदा हो जाएंगी। उनको लगेगा कि बहुत ऊंचा पढ़ा रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं है। वो तो आना ही बंद कर देंगे। ठीक। अभी आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक ठाक पढ़े हैं, अच्छी आपको जानकारी है, तो आपको लगता है कि बहुत इजी है, क्योंकि ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बच्चे अभी नए नए आए हैं, नई नई प्रिपरेशन में आए हैं, तो उनको अगर मैं इस लेवल पे ले जाऊंगा, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी।
ये क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचा नहीं है, अगर आप लोग कहें इसको क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचा है और इससे। हाँ, आयोग लेवल हमेशा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी क्या है, मैं जैसे अभी आपको बताऊं, आयोग लेवल हमेशा बढ़ा रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी डिग्री असिस्टेंट प्रोफेसर, जी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था, वो इस तरीके का पेपर था कि आप एशियंट हिस्ट्री की 10 किताबें पढ़ लेंगे ना, 10 किताबें पढ़ लेंगे तब भी आप उन क्वेश्चन को, उसमें से 70 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन तो आपको पता ही है जीएस के होते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते हैं। और मतलब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, मतलब इतिहास इतिहास के थे, लेकिन आप सोचिए कि आप अगर इतिहास को मैथोलॉजी से जोड़ देंगे, या फिर इतिहास को आप वेदों वेदों में ढूंढने लगेंगे, या पुराणों में ढूंढने लगेंगे, या स्मृतियों में ढूंढने लगेंगे, या धर्म सूत्रों में ढूंढने लगेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ के बनाएंगे, जो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको इतिहास के उस हिस्से के रूप में पढ़ते हैं जो हिस्से समाज के रूप समाज से जुड़े हुए थे, आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, कि वेदों में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है, उस समय की धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहा गया है, और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में कहा गया है। तो उस हिस्से को हम लोग एज ए हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों में है। लेकिन अगर उसमें अगर ऋषि मुनियों का आपस में रिलेशन पूछने लग जाएंगे, ठीक है, वो किसकी पत्नी या वो किसकी पत्नी, तो हमको तो नहीं पता यार, हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक। और हमको पढ़ना भी नहीं है चीज़ें, सच बताऊं, आप लोग पढ़िएगा फिर मत ये चीज़ें कि अगर कहे कि सर अब आयोग तो कुछ भी उठा के बना देगा। आप पेपर, जैसे कि अगर मैं बता चुका हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई हूँ, उसके लिए इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल है मुझे, और एंशियंट हिस्ट्री से मेरा कॉल आया है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब कट ऑफ उसकी 160 गई है, 160 गई है जनरल की, सॉरी 120 गई है जनरल की, यानी कि 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन मतलब मीन्स, मतलब जो जीएस के 30 क्वेश्चन है वो पढ़े होंगे, तो मान के चलिए 20-22 उनके क्वेश्चन, यानी कि बंदा 70 में से 35 से 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 50% भी नहीं है, हैं? 50% में अब हमको, देखिए हमको क्या है ना, हमको इतिहास उस तरीके का पढ़ना है कि हम कंपटीशन क्रैक कर पाए और नौकरी पा लें। सबसे बेहतर चीज़ आपको ये देखना है, आपको इतिहास क्या पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव इतिहास पढ़ना है आपको, नॉलेज वाला इतिहास अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नॉलेज वाले इतिहास पढ़ने के लिए आप जॉब पा लीजिए, ज़िंदगी भर नॉलेज के लिए आप इतिहास पढ़ते रहिए, ठीक है। आप रोमिला थॉपर को पढ़िए, अलग अलग जो राइटर्स हैं, डीडी कोसाम्बी को पढ़िए, हजारों किताबें हैं नॉलेज के लिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए सारियों में। लेकिन हमको अभी क्या पढ़ना, हमको कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़ना है? कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री पढ़नी है। कंपटीशन के लिहाज से इतिहास को हमको पढ़ना है, कि हमारा कंपटीशन क्रैक होना चाहिए और नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू तक पहुंच जाए, इंटरव्यू में फाइनल हो जाए, नौकरी मिल जाए, हमको उस तरीके का पढ़ना है। ये नहीं हमको कुछ भी इतिहास उठा के कुछ भी पूछने लगेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा यार, हम भी नहीं बता पाएंगे, हम कह तो रहे हैं। आप कुछ भी पूछ देंगे तो हम भी नहीं बता पाएंगे, जो इनफैक्ट जो इतिहास पढ़ा रहा होगा 20 साल से, कहीं से उठा के कुछ भी पूछ दिया जाएगा तो नहीं बता पाएगा। हम वही चीज़ उनको बता पाते हैं जो पेपर में आती रहती है, या पेपर से कोरिलेट करते हैं, या मिलते हैं झुलते हैं, या उससे उससे जुड़े हुए और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे चंद्रगुप्त से जुड़े हुए क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या बन सकते हैं वो हम आपको बता सकते हैं, ठीक। अभी चंद्रगुप्त श्रवण बेल गोला गए, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, तपस्या क्या, कैसा रहा, क्या पता नहीं क्या क्या, कुछ भी पूछने लगेंगे कि कौन कौन उनसे मिलने आया, तो कैसे कोई बता पाएगा। और जाहिर सी बात है, मिलने तो कुछ लोग आए होंगे, लेकिन कैसे बता पाएंगे, संभव नहीं है ना। कुछ चीज़ें इतिहास में, ठीक। चलिए दोस्तों, आज का इतिहास का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आज हम लोग, आप लोगों से कुछ बातें भी हो गई हैं, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव इतिहास को पढ़िए, ठीक। नॉलेज वाले इतिहास को मत पढ़िए, नॉलेज वाले इतिहास को पढ़ते रहिए, कॉम्पिटिटिव इतिहास को पढ़िए कि कंपटीशन क्रैक करना है, बस उस लेवल का पढ़िए। और आज के लिए हम लोग यहीं पे अपनी मुलाकात ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर एक लेक्चर के साथ जुड़ेंगे, और कोशिश करूँगा कुछ जो कथन वाले भी जो बताया कि लेक्चर डालिए, तो वो भी लेक्चर्स में उसको शामिल करेंगे। और आप लोगों का अखिलेश, आज टाइमिंग चेंज, ठीक है, हाँ अखिलेश, आज टाइमिंग चेंज थी,
एक्चुअली मैं अपने शहर आया हूँ, तो वहीं से अब हमेशा टाइमिंग यही रखेंगे 8 बजे के आसपास। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और आज की तारीख में जो हमसे जुड़े हैं, अखिलेश, कविता, भीम, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। क्लास अच्छी लग रही है, लेवल अच्छा लग रहा है। तो आप लोग हमसे जुड़िए। और एडमिशन लेना चाहिए चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए, बहुत रीजनेबल प्राइस है, 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक 8 बजे आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी। और आप लोग आइएगा। और मुझसे आप लोगों से फिर से आप लोगों का फिर से स्वागत रहेगा। कविता जी, भीम जी, अखिलेश, आप सभी लोग आइएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, लेवल लेवल पे बहुत नीचे नहीं है, बहुत ऊपर नहीं है। और क्वेश्चन बनाने को तो बहुत उल्टे सीधे ही बना दूंगा, लेकिन उसको उल्टे सीधे क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।